Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत सारे बच्चों की इसी चीज़ के अंदर गलती हो जाती है दैट इज़ हाउ टू अटेम्प्ट क्लैट 2023 विच इज़ हैपनिंग ऑन 18 दिसंबर 2022 राइट। बहुत आराम से मैं ये वीडियो के अंदर सब चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ देखना ही मत, आप इन चीज़ों को अप्लाई भी करना अपने मॉक टेस्ट को जब अटेम्प्ट करोगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी अटेम्प्ट करो तो आई वुड से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 2020, 21 एंड 2022 को एज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर कर जाओ। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अटेम्प्ट अगर आप मतलब एक तो पेपर ज़रूर अटेम्प्ट कर जाना, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं जो आप खुद से ही अटेम्प्ट कर ले पाओगे, राइट। तो ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चे जो होते हैं वो नेगेटिव मार्किंग में अपने मार्क्स लूज कर देते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है ना। आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग कैसे मुझे हैंडल करनी है ताकि मैं अपने मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग में ना खो दूँ, राइट। सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ सेक्शंस डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू हाउ टू अटेम्प्ट ईच सेक्शन डिस्कस करेंगे, और हाउ टू हैंडल एंग्जाइटी, फियर, वरी जो आप लोगों को अभी हो रहा होगा शायद, वो हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अटेम्पटेशन से रिलेटेड है, और अटेम्प्ट करने में पेपर बच्चे मिस्टेक कर आते हैं और तो मुझे बहुत दुख होता है यार। मतलब ये एक लास्ट स्टेप है अटेम्प्ट, और ये अच्छे से कर आना है, ठीक है ना। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रेपरेशन इतनी अच्छी नहीं होती बट वो पेपर इतना खूबसूरती से अटेम्प्ट कर आते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाती है, राइट। तो डिस्कस करते हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, बिकॉज और भी बहुत सारी क्लैट रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं। एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप कैसे फील कर रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस। ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मुझे क्या सीक्वेंस रखनी चाहिए। क्या देखो, अगेन हर किसी को अपना पैटर्न अलग से बनाना चाहिए, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ। देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे कुछ सेक्शंस होंगे जो मैं आपको कहूँगी कि आप पहले मत अटेम्प्ट करो, जैसे कि जीके, ठीक है ना। जीके को प्लेस करो थर्ड पर, ठीक है। आप फर्स्ट और सेकंड सेक्शन वो अटेम्प्ट करो। जैसे आप फर्स्ट इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है, या फिर एलआर कर सकते हो, या फिर लॉजिक कर सकते हो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। जिसको कर आपको कॉन्फिडेंट फील होता है कि यार ये हो गया ना, मतलब इतने मार्क्स तो मेरे पक्के हो गए, वो फीलिंग देते हैं कुछ सेक्शंस, राइट। तो वो तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। एंड उसके बाद जो सेकंड सेक्शन आपको ऐसा फीलिंग देता है कि हाँ यार इतने मार्क्स तो मेरे पक्के हो गए, मतलब ये वाला सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो पहले दो के ऊपर प्लेस करो जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इट कैन बी मैथ्स, वो कम टाइम भी लेता है। और अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं आपको कहूँगी कि देखो फर्स्ट सेकंड पे आपका मे बी आपका इंग्लिश एलआर लॉजिक, सेकंड में भी आपका इंग्लिश एलआर या लॉजिक में से आप कोई एक लगा दो, ठीक है। थर्ड पे आप जीके को प्लेस कर दो। एंड फोर्थ पे अगर आप मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैथ्स, नहीं तो जो फिफ्थ पे जो बचा हुआ आपका सब्जेक्ट है वो, अगर आप मैथ्स नहीं कर रहे हो, बहुत बच्चे मैथ्स छोड़कर आते हैं, तो वो आप मतलब फोर्थ ही आपके फोर सब्जेक्ट्स आप अटेम्प्ट करोगे। तो ऐसे मैं कहूँगी कि इंग्लिश एलआर लॉजिक, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स के हैं और इनमें पैराग्राफ्स ज़्यादा हैं और ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, तो ये इन तीनों को आप ऐसे प्लेस कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर ये लग सकता है कि फर्स्ट है हैवी सेक्शन देन अ लाइटर वन। मैं आपको कहूँगी कि पहले जैसे कि आप एग्जाम के लिए बैठते हो, अगर आप दो हैवी सेक्शंस निकाल देते हो और थर्ड के अंदर जीके जो कि थोड़ा सा आपको लाइट कर देगा, क्योंकि कम रीडिंग है, कम थोड़ा सा दिमाग अप्लाई होता है, एंड तो वो इजी हो जाएगा। तो ये वाला मैं सजेस्ट करूंगी। अब आपको अगेन इंग्लिश एला लीगल और लॉजिक में से पहले दूसरे तीसरे पे किसको प्लेस करना है, मतलब फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ या फोर्थ पे किसको प्लेस करना है, वो आप प्लीज 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 चाहे एक ही पेपर अटेम्प्ट कर जाओ, जरूर करके जाओ द सेक्शन विच यू आर गुड एट, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस देता है आपको। अगर आप एक अच्छा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरे इतने मार्क्स तो पक्के हो गए, राइट। तो सीक्वेंस के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। टाइम मैनेजमेंट, हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू ईच सेक्शन। गाइस, आई वांट टू टेल यू कि आपको वहाँ पे 2 आवर्स मिलेंगे, उसमें से 10 मिनट्स आपके रोल नंबर एंड ये सब में चले जाते हैं, एंड बार बार बेल जो है वो रिंग होती है अराउंड 30 मिनट्स बाद। बार बार पेपर स्टार्ट होता है तब बेल रिंग होती है। तो यू शुड बी ओके विद द नॉइस, विद द क्योस, ठीक है। यू शुड बी ओके विद द क्योस। मैं कहूँगी कि आप अपने जब मॉक्स अटेम्प्ट करो ना, घर के शोर के बीच में बैठ के अटेम्प्ट करो, यू शुड बी ओके विद द क्योस,
बिकॉज अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स दे फेस दिस प्रॉब्लम कि वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, द प्रिपरेशन वाज गुड, बट इतना क्योस था कि उनको आदत थी बहुत ही शांति में बैठकर पेपर देने की, बट दे वर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ द क्योस. सो आई वुड से कि प्लीज अपने घर के ना, जहाँ पर मतलब मैं पहले कहती थी कोने में बैठो, नहीं, बीच में बैठो जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा होता है और सब इधर उधर घूम रहे हैं, या कहीं पर भी जान पूछ के चेयर लेके वहां बैठो जहाँ पर शोर है, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तुम्हें, सो दैट इट इज ओके विद यू इफ पीपल आर डिस्टर्बिंग यू. अगर बेल बार बार बज रही है, अपनी मम्मा को बोलो, पापा को बोलो कि मुझे हर 30 मिनट्स बाद याद दिलाना, ओए 30 मिनट्स ही रह गए, ओए 1.5 hours रह गए, ऐसे. यू शुड बी ओके विद इट. एंड इससे अच्छा मैं एक लिंक दूंगी आपको, उस वेबसाइट पे बिग टाइम करके कुछ है, वो आप अगर अगर टाइमर चला दोगे ना उसके ऊपर, तो वो टाइम दिखता रहता है. तो अगेन आपके अंदर वो डर चला जाएगा कि इतना टाइम रह गया, इतना रह गया, ठीक है. एंड एक तो ये बात. दूसरी बात ये कि आप ये भी एक गेस वर्क के अकॉर्डिंग है, आप मतलब आपके जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स हैं ऑब्वियसली, जो आप जिसमें आप अच्छे हो उसमें आपको कम टाइम लगेगा, एंड जिसमें आप थोड़े थोड़े ठीक हो उसमें ज़्यादा लगेगा, तो इतना अप्रॉक्स टाइम आप दे सकते हो, राइट. और ऊपर नीचे ऑब्वियसली कर सकते हो. ये जो जीके वाला टाइम है इसको 10 to 12 मिनट्स करो, बिकॉज जीके आप बहुत आराम से इतने टाइम में कर सकते हो, 30 to 35 क्वेश्चन. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा वहाँ पे. अगर आपका पेपर से 2-3 दिन तक भी पूरा का पूरा पेपर 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो एक्सेप्ट इट कि मेरा पेपर 2 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अब ये एक प्रॉब्लम है. और इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने इसके ऊपर काम करने, देखो यार, अगर अभी 10 days पढ़े हैं, इवन 5 days पढ़े हैं, 4 to 5 days पढ़े हैं, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो. एंड अगर आपको पेपर 2 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर आप 2 आवर्स के लिए कॉन्टिन्यूसली फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप मॉक्स दो, राइट. मतलब चाहे दिन में 2 मॉक्स दो. अगर आपकी यही प्रॉब्लम है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ रिवाइज हो गया, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम फोकस पे है, तो फिर आप मॉक्स दो. उससे ही आपका फोकस भी बढ़ेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, राइट. एंड अगर एक सेक्शन में स्पीड की प्रॉब्लम है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के सेक्शन टेस्ट दो, ताकि आपकी स्पीड उसमें बढ़ पाए, ठीक है. अब एक और चीज जो मैं बात कर रही थी, अगर आपकी लास्ट डे से 1-2 दिन पहले तक भी स्पीड नहीं बढ़ती है, तो आप एक्सेप्ट कर जाओ एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर जाओ कि यार मेरा जो टाइम है, मतलब मेरा ये वाला सेक्शन छूट रहा है, ठीक है. तो मतलब मेरा जो पेपर है वो 2 hours 15 minutes में कंप्लीट होता है पूरा, तो वहाँ पे मुझे 15 मिनट्स तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, और ऊपर से 10 मिनट्स यहाँ पे और कट रहे हैं. तो 1 hour 50 minutes में मैं बेस्ट चीज़ें कौन सी वो सेक्शंस करके जाऊँ जो मेरी स्ट्रेंथ है, कि मेरे मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे बन जाए, ठीक है. प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अगर मेरा अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली मेरे एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि हो जाएगा. अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता तो मुझे भी प्लान अपना बनाकर जाना है, ठीक है. एक बात ये. दूसरी बात, आपके कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे और आपको लगता है कि यार इसके अंदर तो मुझे जो भी क्वेश्चन आ जाता है मैं सॉल्व कर लेती हूँ, राइट. बट पेपर के अंदर मे बी वो सेक्शन जो है वो डिफिकल्ट आ जाए, जो आपका वीकर सेक्शन है वो ईजी आ जाए. तो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं किसी सेक्शन में, सबसे पहली बात तो हर एक पैराग्राफ में से क्लाट क्या करता है कि अगर एक पैराग्राफ है उसमें से 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो 2 से 3 इजी दे रहा है और 1 से 2 डिफिकल्ट दे रहा है या मॉडरेट दे रहा है, तो आपको वो 3 तो सॉल्व करने हैं जो इजी हैं, या वो 2 क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं जो इजी हैं, राइट. यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, यू कैन नॉट लीव दोज क्वेश्चन. एंड इफ यू थिंक दैट देयर इज अ सेक्शन विच इज वेरी डिफिकल्ट, कोई सेक्शन है जो डिफिकल्ट है, तो आप चेक करो कौन सा इजी है, बिकॉज वो बैलेंस्ड पेपर बनाते हैं, अगर कुछ डिफिकल्ट डाला है तो कुछ इजी भी डाला होगा, राइट. तो ये वाली चीज़ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको रन थ्रू करना पड़ जाए. एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इसके ऊपर, तो उसको छोड़ दो. यू नीड टू बी ओके विद द फीलिंग ऑफ लीविंग क्वेश्चन, स्किपिंग क्वेश्चन, ठीक है. ये तैयार होकर जाना कि मुझे क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स लूज आउट करोगे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस के साथ चिपके रह जाओगे जो क्वेश्चंस टाइम कंज्यूम कर गए बट सॉल्व नहीं हुए या गलत सॉल्व हुए, और उसके पीछे आपने इजी वाले क्वेश्चंस छोड़ दिए. समझ रहे हो. उसके बाद हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग. देखो यार, नेगेटिव मार्किंग हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट वे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है. प्रोबेबिलिटी कहती है कि यार जो तो मेरे 100% श्योर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ा, मुझे पता चल गया एग्जैक्टली कि ये क्वेश्चन है, जाओ. गट फीलिंग कह रही है कि यही है, गट फीलिंग भी और रीजनिंग भी, ठीक है. मैं सॉरी गट फीलिंग वर्ड यूज करा, बट रीजनिंग भी लगी होनी चाहिए गट फीलिंग से ज़्यादा, ठीक है. इट इज़ रीजनिंग. रीजनिंग बेस्ड आंसर करोगे तो सही होने के चांसेस आता है, ठीक है. 100% वाले कि हाँ ये है. और एक होता है 50-50 वाले कौन से हैं वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ. ABCD है, ठीक है, मुझे पता है कि यार A तो पक्का नहीं है और C भी नहीं है, B और D में मुझे गेस वर्क करना है. ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कराओ जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है.
बट वो वाले ऑप्शंस जहाँ पे आप जहाँ पे आप 3 एलिमिनेट कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक करेक्ट पे पहुंच गए। जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक एलिमिनेट कर पा रहे हो वो वाले क्वेश्चंस आप तब सॉल्व करो अगर आपके मार्क्स ही 25-30 बन रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा बन रहे हैं, 40-45 बन रहे हैं और आपको पता है कि मेरी एडमिशन नहीं होगी, तब आप वो वाले करो। तो ये वाली आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिसके अंदर 100% वाले और 50% वाले आप सॉल्व करके आओ। एंड यू शुड बी ओके विद स्किपिंग क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे एक और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एलिमिनेट करके क्वेश्चंस पे अराइव करने, आंसर्स पे अराइव करने की कोशिश करो, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, लॉजिक के अंदर और लीगल के अंदर बहुत बहुत सही रहोगे। एलिमिनेट का मतलब क्रॉस आउट करके फिर आंसर पे अराइव करो। करंट अफेयर्स के अंदर या तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो क्वेश्चन पढ़ो, अपने दिमाग में आंसर करो और फिर ऑप्शंस देखो ताकि कंफ्यूजन में ना फंसो। ठीक है, और अगर उसमें क्रॉस आउट नहीं भी हो रहे करंट अफेयर्स में, तब भी आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, बट अगर आपको उसमें भी क्रॉस आउट करके करने तो आप कर सकते हो। एक और चीज जो है, टेबल पे काउंट रखो। ठीक है, टेबल बनाओ, उसके अंदर 100% और 50% वाले क्वेश्चंस का काउंट रखो कि इतने क्वेश्चंस में 100% वाले और 50% वाले इतने हैं। ये घर पे प्रैक्टिस कर कर जाना कि 100% और 50% वाले मेरे कितने, और ये भी है, ये भी टेबल रखना क्योंकि तुम्हें रहेगा कि हाँ इतने मार्क्स मेरे बन जाएंगे। और ये भी देखो कि यार मैं जिस क्वेश्चन को सही कह रही हूँ वो सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि जो क्वेश्चन मैं सही बोलती हूँ वो सही नहीं होता है, तो वो भी कमेंट्स में शेयर करो, आई विल हेल्प यू आउट कि आप कैसे अपना वो चीज़ ठीक कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली उन क्वेश्चंस में आपकी कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उनके कॉन्सेप्ट को जाकर दोबारा से पढ़ो, राइट। एंड ऑल्सो या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। यार देखो, रीड द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस वेरी केयरफुली। ठीक है, अगर कोई कहाँ पर इनकरेक्ट, करेक्ट, अजम्पशन, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये सब कुछ लिखा हुआ है उसको मार्क करो क्वेश्चन के अंदर। एलिमिनेट करके करना है, ये डिस्कस कर लिया हमने। OMR शीट साइड बाय साइड फिल करनी है। येस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बच्चों का क्या होता है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था बट लास्ट के 5 अब मार्क नहीं करके आए OMR में। ऐसा नहीं होना चाहिए, और घर पे भी प्रैक्टिस करके जाओ OMR फिल करने की। नो वेन टू जम्प द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, ये वाली जो इशू है ना, ये बहुत बड़ा इशू है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के पेपर ना क्लियर होते हुए दिखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप नहीं हो सके। ठीक है, आपको वहां पे किसी भी क्वेश्चन के साथ ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आ जाना है कि उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये यूजुअल से ज्यादा टाइम ले रहा है, स्किप कर दो, बाद में आ जाना, अभी छोड़ दो उसको। डोंट फॉल इन लव विद अ सेक्शन जस्ट बिकॉज यू आर गुड एट इट और इट इज योर फेवरेट। यस, बहुत बच्चों का लीगल फेवरेट होता है और वो एज ए चैलेंज ले लेते हैं कि इसका तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि मुझे लीगल में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। मेरा पर्पस या तुम्हारा पर्पस ये है कि 80+ स्कोर लेकर आना है और मुझे NLU में एडमिशन लेनी है, और फिर चाहे मैं जो मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करके लेकर आऊँ, उनको भी फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। इफ 1 or 2 sections are difficult, there are going to be sections that are moderate or very easy. Try to find them out. Yes, ठीक है, मे बी तुम्हारा लॉजिक वीक है, ठीक है, हर कोई लेकर चलता है, बट क्या बहुत बहुत ही बार ऐसा होता है कि लॉजिक इतना इजी होता है, बच्चे ऐसे ही छोड़कर आ जाते हैं और घर बैठ कहते हैं अरे ये तो बहुत ही ईजी था। तो वहां पे क्यों नहीं देखा, किसने रोका था तुम्हें? ठीक है, तो ये देखना है। मिक्सचर ऑफ डिफिकल्ट एंड इजी क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, अभी तक यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी यार जो भी हो जाए, जैसी भी सिचुएशन आ जाए, तुमने अपने दिमाग में यही सोचना है कि यार मैं सबसे बेस्ट इस सिचुएशन में सबसे अच्छी चीज क्या कर सकती हूँ, और जो सही लगे अपने गट फीलिंग की सुनना, इंट्यूशन की सुनना, और वही करना। हाउ मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व। तो यार ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको कहूंगी कि प्लीज घर बैठो और मॉक टेस्ट सॉल्व करो, और उसके अंदर आप देखो कि जो आपके 100%, मतलब आप कह रहे हो कि बिल्कुल सही वाले हैं, वो कितने जा रहे हैं, 50% वाले कितने से। अब आप मान लो 100% वाले, मेरे 80 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे और जब मैंने चेक किया तो मेरे 70 सही निकल रहे हैं। ठीक है, मतलब बॉस इतना सही है। 50% वाले में भी अगर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर कर आ रही हूँ तो मेरे 5 to 6 सही निकल रहे हैं, मतलब इतना सही है। ठीक है, ले देकर मेरे इतना स्कोर बन रहा है। ठीक है, 90 क्वेश्चन में से 75 to 76 का स्कोर मैं बना पा रही हूँ, या जो भी वट एवर, ये एक सिचुएशन ले रही हूँ मैं। तो आपको घर बैठकर देखना पड़ेगा कि यार मेरे कितने सही हो रहे हैं। अब मैं आपको बोल दूं 100 मिनिमम सॉल्व करके आने हैं, ठीक है, 100 मिनिमम आपने सॉल्व कर दिए, अगर आपने गेस वर्क ना किया होता तो आपके 80 मार्क्स बन जाते। ठीक है, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो ये गलत क्वेश्चन है, बिकॉज ये हर किसी के लिए इसका आंसर अलग होगा। तो प्लीज 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 मॉक सॉल्व करो और फिर डिसाइड कर कर जाओ कि मेरे से कितना क्या हो रहा है। आप कोई ऐसे नंबर सेट नहीं कर सकते हो कि इतने सॉल्व करने हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है। Okay, aiming for number of questions is not the right strategy, leads to negative marking. Solving all questions of which you know the answer is the right strategy. ठीक है, जो मुझे आता है वो मुझे सॉल्व करके आना है, ये ज्यादा एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपके लिए रहने वाली है।
हाउ टू प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अभी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? गिव अ मॉक टेस्ट, प्लान हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू गिव टू ईच सेक्शन। पहले ही प्लान कर लो कि मुझे कितना टाइम देना है, क्या मेरी सीक्वेंस रहनी चाहिए, उसके नोट्स बना लो, ताकि आपको पता रहे कि आप एक एनालिसिस कर सको कि मैंने 4 मॉक टेस्ट दिए, तो मेरा बेस्ट कौन सा रहा, कौन सा सीक्वेंस मेरे लिए वर्क कर रहा है, कौन सा टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए वर्क कर रहा है। रिस्ट वॉच जो नॉर्मल मम्मी पापा के ज़माने के वो लेके जानी है, ठीक है। डिजिटल बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी डिजिटल वॉच नहीं लेकर जानी है, चाहे आपको नई बाय करनी पड़ जाए, वो कर लो। इफ इट टेक्स मोर टाइम टू अटेम्प्ट द सेक्शन, कंटिन्यू अटेम्प्टिंग। अगर आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में घर पर टाइम भी लग रहा है, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करो, बिकॉज आपको आदत नहीं है 2 घंटे की फोकस करने के लिए, वो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी और वो डल जाएगी अभी 5 to 6 10 डेज के अंदर भी, राइट। अब अगर आपको इफ सम सेक्शंस 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा वाइल इन सम 30 to 34 मिनट्स एक्स्ट्रा, ऐसा भी हो रहा है, तब भी आप अटेम्प्ट करो। 5 to 10 प्रैक्टिस मोर एंड मोर मॉक्स। अगर 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करने में या सेक्शन अटेम्प्ट करने में, देखो यार, अगर एक ही सेक्शन प्रॉब्लम दे रहा है तो उसका सेक्शन उठाकर सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। पूरा मॉक टेस्ट प्रॉब्लम दे रहा है तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। 30 to 40 मिनट्स अगर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, टेक सेक्शन वाइज टेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। हाउ टू प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को कैसे प्रैक्टिस करा जाए? देखो, गिव अ मॉक टेस्ट, ठीक है। प्लान करो कि मुझे कितना, मेरी सीक्वेंस क्या रहने वाली है इस मॉक टेस्ट में, और मैं कितना टाइम देने वाला हूँ इस मॉक टेस्ट को, राइट। सबसे पहले तो ये बात। कीप अ रिस्ट वॉच विद यू, कीप अ रिस्ट वॉच विद यू, ठीक है। और ये मम्मी पापा के ज़माने की रिस्ट वॉच होनी चाहिए, डिजिटल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, राइट। इफ इट टेक्स मोर टाइम टू अटेम्प्ट द सेक्शन, कंटिन्यू अटेम्प्टिंग। नोट डाउन, अब मान लो आपको 2 आवर्स में ही पेपर अटेम्प्ट करना है, मान लो, क्या ये तो है ही है, ठीक है, बट आपको लग रहे हैं 2 आवर्स 30 मिनट्स या इवन 3 आवर्स भी लग रहे हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, देखो कौन सा सेक्शन ज़्यादा टाइम ले रहा है। देखो यार, अगर 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा की प्रॉब्लम है, तब तो मॉक से ही सही हो जाएगा चीज़ें, बट अगर कोई सेक्शन जो ऐसा है कि 30 to 40 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है, तो फिर सेक्शन वाइज मॉक्स आपको लगाने पड़ेंगे और उसके अंदर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट। स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स, अपने आप से एडिटोरियल्स पढ़ने की कोशिश करो, टाइम करो अपने आप को कि ये एडिटोरियल इतने साइज का मुझे, अगर बड़े से बड़ा एडिटोरियल भी है, आप वो 6 to 7 मिनट्स में पढ़ सकते हो। इतनी स्पीड अगर आप बना लेते हो तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, रीडिंग स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगी और वो आप 5 to 10 डेज के अंदर भी लेकर आ सकते हो। नॉट एबल टू फोकस फॉर 2 आवर्स टुगेदर, अगर प्रॉब्लम ये है कि आप 2 घंटे के लिए फोकस नहीं कर पा रहे हो 2 आवर्स के लिए, तब भी आपको अटेम्प्ट करने हैं मॉक्स, चाहे 2 2 मॉक्स अटेम्प्ट करो, एक सुबह एक शाम, अगर यही आपकी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम तब होती है जब आप कोई भी, जो भी आप फर्स्ट 2 सेक्शंस अटेम्प्ट कर रहे हो वो अच्छे हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी हैं, बट लास्ट के 2 अच्छे नहीं हो रहे हैं, लास्ट के 3 अच्छे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब फोकस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके। अब इसके अंदर आप और क्या कर सकते हो? स्लीप मेडिटेशन करनी अभी से स्टार्ट कर दो यार, ये आपको फोकस इंप्रूव करेगा। यूट्यूब पे बहुत सारी स्लीप मेडिटेशन होती है, वो कर सकते हो। सिस्टर शिवानी की आती है स्लीप मेडिटेशन, वो फॉलो करो, बहुत सही है। 7 to 8 मिनट्स की स्लीप मेडिटेशन है उनकी, राइट। फोकस में हेल्प करेगा, आपको फियर हैंडल करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। डू वी हैव द टाइम टू इम्प्रूव? येस, बिल्कुल। अगर आप लास्ट 2 to 3 to 1 डेज में भी ये देख रहे हो, आप बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हो। हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, मॉक्स में इंप्रूव कैसे करें? एनालाइज द मॉक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक्स को एनालाइज करो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। येस, वीडियो करी हुई है कि कैसे हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, वो देखो। फाइंड आउट टॉपिक्स इन विच योर द क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है यार। देखो, मॉक्स को एनालाइज करने का बेस्ट तरीका मैंने किया हुआ है, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, इंस्टेड मैं वो वीडियो लिंक कर दूंगी, वो देख लो, ठीक है। इसके अंदर आपको जो टॉपिक्स आपके वीक है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, और मॉक्स को एनालाइज करने के बाद पहले डाटा इकट्ठा करोगे और फिर प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करोगे। प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे इसको रिवाइज करना है, मुझे इसको स्क्रैच से पढ़ना है, क्या करना, क्या है प्रॉब्लम, क्या है, मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी आपको, राइट। सेक्शन वाइज ट्रिक्स एंड टिप्स अगर मैं आपको दूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वन ऑफ द बेस्ट टिप्स दैट आई हैव गिवन, और ये वर्क करता है हर बच्चे के लिए। आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं बिफोर यू रीड द पैराग्राफ, क्योंकि आपको पर्पस चाहिए, ठीक है। और वो पर्पस कहाँ से मिलेगा? जब आप पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लोगे। क्वेश्चंस आपको विदाउट ऑप्शंस पढ़ने हैं और फिर पैराग्राफ में जाना है, ठीक है। और वहाँ पे जहाँ पे भी आपको लगेगा कि पैराग्राफ में, अच्छा यहाँ पे मुझे आंसर शायद उस क्वेश्चन का मिल सकता है, क्वेश्चंस आपको 10 to 15 सेकेंड में ही फटाफट पढ़ने हैं, और ये प्रैक्टिस अगेन घर से कर कर जानी है हमें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, फिर आप पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर आप क्वेश्चंस पढ़ोगे। पैराग्राफ के अंदर अंडरलाइन जो किया हुआ है वहां से अगर लगता है कि आंसर मिल रहा है तो ठीक है। क्लैट के अंदर जो आप एक चीज़ देखोगे कि बहुत क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको पैसेज की। व्हेन आई यूज द वर्ड ओवरऑल, इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप एक एक लाइन को 10 10 टाइम्स पढ़ने पड़ लग जाओ या 3 4 बार पढ़ने लग जाओ। व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज, आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है, एट द सेम टाइम एक लेजिट स्पीड बनाकर चलना है, ठीक है। और
मुझे लगता है कि क्लैट के अंदर स्किप एंड स्किम वाली स्ट्रैटेजी ज़्यादा नहीं अप्लाई होती, बिकॉज हमें ओवरऑल गेन करना होता है कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो ये घर से प्रैक्टिस कर कर जाना, नंबर वन। नंबर टू, या अंडरलाइन करो जो आपको लगता है आंसर है। नंबर थ्री, अगर आपको पैसेज पे दोबारा वापस आना पड़ता है तो वापस जाओ, ठीक है। और क्वेश्चंस को, पैसेज टाइप क्वेश्चंस को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करो, बहुत जल्दी आंसर पर अराइव कर जाओगे। बिकॉज एग्जामिनर ने दो ऑप्शंस तो ऐसे ही डाली होती हैं जो बहुत क्लियरली क्रॉस आउट हो रही होती हैं, राइट। उसके बाद आफ्टर रीडिंग द पैसेज, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए जो मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि आप पूरी की पूरी लाइन पढ़ो जिसके अंदर आपका वो वोकैब वर्ड है, टू अराइव एट द आंसर। एंड ऑल्सो ट्राई करो कि उस जो लाइन के अंदर और कैसे वर्ड्स यूज करे हुए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो वहां पे यू विल गेट दैट हेल्प वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने में, जो कि पैसेज बेस्ड ही होता है वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन क्लैट में आता है। लीगल रीजनिंग में भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, एलिमिनेशन से आंसर करो, ठीक है। क्वेश्चन का थोड़ा सा पढ़ लो कि ये क्या पूछ रहे हैं, और फिर पैसेज पढ़ो। एंड जहां पर भी आपका लॉ दिया हुआ है उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, एंड उसके इसेंशियल्स निकालने की कोशिश करो, चाहे वो लिख के साइड पर कि ये होना चाहिए, और फिर क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। देखो यार, एक बार पैसेज पढ़ लो जहाँ पे लॉ दिया हुआ है वहां पर वो करो, बट क्वेश्चन भी पढ़ लो कि ये पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। लीगल के अंदर क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लो, मैं तो ये कहूंगी, एंड देन यू गो टू द पैसेज एंड देन यू डू द थिंग, ओके। और आपने एक बार पैसेज पढ़ लिया एक क्वेश्चन से रिलेटेड, तो पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन भी समवट आर रिलेटेड टू द पैसेज ओनली, ठीक है ना। बट कुछ कुछ चीजें क्वेश्चंस में चेंज होती रहती हैं। मैथ्स की कैलकुलेशन नीट करो कि अगर वापस से आपको वहां से पिक करना पड़ जाए वो सॉल्व करना क्वेश्चन, तो आप बड़े आराम से कर सको। करंट अफेयर्स के अंदर पैसेज को स्किप कर देना। पैसेज बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो जहां पर वन या टू लिखा होता है कि अच्छा, जो लाइन में जहां वन लिखा हुआ है वहां पे क्या आएगा, वो वाले टाइप के क्वेश्चन है तो आप पैसेज पढ़ोगे, नहीं तो आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चंस पढ़ो और एंड यू आर डन, ठीक है। हाउ टू हैंडल वरी, एंजाइटी और शॉक। तो यार मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप दो तरीके से अपनी जिंदगी लीड कर सकते हो। एक तो ऑटो ऑटो मोड पे हो आप, ठीक है ना, कि जैसे जैसे जिंदगी चल रही है वैसे आप चल रहे हो, और दूसरा है कि आप अपना कंट्रोल ले लो। तो हम ह्यूमंस है, हम सबको डर लगता है, हम सबको वरी, फियर सब कुछ आता है। बट विनर या सक्सेसफुल पर्सन कौन होता है, जो उसको कंट्रोल करना सीख जाता है, राइट। तो बेस्ट वे टू कंट्रोल fear, worry, anxiety is to answer the questions that you have in your head. And right now I know one question that is there in your head: if CLAT नहीं होता है तो क्या होगा, if not CLAT then what? Guys, I tell this to each and every batch, this is just an exam, ठीक है। आप कोशिश करो कि क्लियर हो जाए, अगर नहीं होगा तो यार बहुत बहुत ऑप्शंस हैं। अभी तो स्लैट होना है, MHCT होना है, अगर इनमें से भी आपके कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाती है तो बहुत बढ़िया। क्राइस्ट होना है, नारसी मॉन्जी होना है, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता है तो हमारे पास 3 ईयर लॉ के ऑप्शन है, जो हर प्रोफेशन में नहीं अवेलेबल। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको नीट क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बाद 3 साल 5 साल के बाद, सॉरी 3 ईयर्स या 4 ईयर्स के बाद, ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर बनने के ऑप्शन दोबारा नहीं आती, बट आप लोगों के पास 3 ईयर लॉ के ऑप्शन है, राइट। तो इसलिए इफ यू रियली वांट टू बी अ लॉयर ना, जस्ट continue working hard and in a smart way. There would be a day when you'll achieve your goal, sooner or later, राइट। तो अपने दिल को नहीं लगाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है कि अरे नहीं क्लियर हुआ, बस अपना 100% देकर आना है। और अगर ऐसे एग्जाम देने जाओगे ना तो यार क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डर कर एग्जाम दोगे तो डर ही सारी एनर्जी खा जाएगा, राइट। तो अपने आप को ये बोलो ऑप्शन बहुत सारी है, ये वाली ऑप्शन ट्राई करना है कि अच्छे से हो जाए, अगर होती है तो बहुत बढ़िया, नहीं होती तो और भी बहुत ऑप्शन है। लॉगर ही बोला है, तुम एक लॉगर हो, ओके। डर कर एग्जाम नहीं देकर आना यार, पूरे कॉन्फिडेंस से जाना है, चाहे तुमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, ओके। चलो ठीक है। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट्स में शेयर करना। इस टाइम पे प्रॉब्लम शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो छोटी सी प्रॉब्लम जो आप फेस करो या बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करो, उसका छोटा सा आंसर मैंने देना है, और आपका मे बी आपका उसी प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन से ही आपका NLU आपको मिल जाए। और इस बार आप जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करो वो एज एन NLU का स्टूडेंट करो, जो कि बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। सो या गाइस, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। एल सी सुपर सून। कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना इस वीडियो को। बाय बाय एंड टेक केयर।